नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी अंतिम चरण के लिए इंडिया के तेज हुए चुनाव प्रचार की, मोदी सत्ता लेने के लिए बने बड़े प्लान की। देखेंगे बीजेपी को अब क्यों मिला नोटिस, केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया फैसला, जानेंगे तेलंगाना के पूर्व सीएम की कैसे बढ़ गई है मुसीबत, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश वापसी पर तुरंत होगी कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी। प्रज्वल ने अग्रिम जमानत के लिए दाखिल की अर्जी, 31 मई को एसआईटी के सामने होंगे पेश। पीएम मोदी ने किया दावा, ओडिशा के सीएम की बिगड़ती तबीयत के पीछे हो सकती है साजिश, कराएंगे जांच। नवीन पटनायक का जवाब, इतना चिंतित थे तो फोन लगाकर पूछ लेते। महात्मा गांधी की पहचान पर बोले पीएम मोदी, मचा बवाल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, सिर्फ एंटायर पॉलिटिकल साइंस के छात्र को ही महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए फिल्म देखने की जरूरत रही होगी। और शेयर बाजार में भारी गिरावट, 667 अंकों की गिरावट के साथ 74,502 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 183 अंकों की गिरावट के साथ 22,704 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कुछ ही घंटों में देश में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार थम जाएगा। अंतिम समय में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पंजाब में जनसभा की तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हुंकार भरी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी के सोनभद्र में थे तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में रैली की। 7वें चरण के चुनाव से पहले वाराणसी में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यहाँ के युवाओं का कहना है कि इस बार राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी को देश का पीएम बनना चाहिए। तो वहीं बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पंजाब के किसानों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान राहुल ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि किसानों को कानूनी एमएसपी नहीं दी जा सकती है, लेकिन चुनाव के बाद 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और हम किसानों को पहली बार गारंटी के साथ कानूनी एमएसपी देंगे। इसके साथ ही राहुल ने किसान कर्जा माफी आयोग बनाने की भी घोषणा की और कहा कि किसानों को जब भी कर्जा माफी की जरूरत होगी ये आयोग सरकार को बताएगा और हम कर्जा माफ करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जालंधर में एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह को घेर लिया। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने पंजाबियों को धमकी दी है। पंजाब के लोग आपको 13 की 13 सीट जिताकर तड़ी पार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बीजेपी पर जमकर बरसे। अखिलेश ने जनता से कहा कि क्या आपको पता था कि बीजेपी हवाई अड्डा बेच देगी? क्या पता था बीजेपी बंदरगाह बेच देगी? क्या आपको पता था कि बैंक बिक जाएंगे? क्या आपको पता था सरकारी नौकरी संविदा पर चली जाएगी? किसी को नहीं पता था। ये लोग बेचकर सब कुछ निजी हाथों में दे देंगे। इसलिए अब इनकी सरकार बदलने का वक्त आ गया है। तो पश्चिम बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी ने 24 परगना में जनसभा की तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी रैली की। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान का प्रसारण टेलीविजन पर किया गया तो तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। ममता ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। इंडिया गठबंधन की तरफ से 4 जून के बाद सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 1 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है तो सिविल सोसाइटी भी इस पर नजरें बनाए हुए है। चुनाव प्रक्रिया और सत्ता हस्तांतरण का काम सही तरीके से हो, जनमत की चोरी नहीं हो, इसे लेकर अभी से प्लान बनाया जा रहा है। 140 सिविल सोसाइटी के लोगों ने दिल्ली में बैठक की है तो क्यों चिंता में है सिविल सोसाइटी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ भीषण गर्मी ने तापमान बढ़ा दिया है तो दूसरी तरफ चुनावी सरगर्मियों से देश में माहौल गरमाया हुआ है। अब मतदान से ज्यादा सबका ध्यान चुनाव परिणाम पर है। किसकी सरकार बनेगी ये सवाल सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। विपक्ष इस बार सरकार बनाने के दावे पेश कर रही है, लेकिन इस बीच उनकी सबसे बड़ी चिंता सत्ता हस्तांतरण की है। इसी कड़ी में अपनी जीत के दावे करते हुए इंडिया गठबंधन ने 1 जून को अपनी बैठक बुलाई तो वहीं एक बैठक दिल्ली में 140 सिविल सोसाइटी के सदस्यों की भी हुई।
हुई। इस बैठक में चुनाव परिणाम के बाद ही परिस्थितियों को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सत्ता हथियाने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपनाने से नहीं चूकेगी। ऐसे में जनता का मत जनता से चुरा न लिया जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां चरम पर हैं। दिल्ली में 140 सिविल सोसाइटी के सदस्यों की इस बैठक में तय किया गया कि भारत में सत्ता हस्तांतरण का सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए एक आयोग बनाया जाए जिसमें रिटायर्ड जज, ब्यूरोक्रेट्स और कानूनीविद शामिल किए जाएं। सिविल सोसाइटी और दूसरे संगठनों की तरफ से पूरी तैयारी है कि अगर जनमत को चोरी किया गया, जो ईमानदारी से सत्ता नहीं सौंपी गई, तो पूरे देश में व्यापक स्तर पर सत्याग्रह शुरू किया जाएगा, जिसमें सिविल सोसाइटी के अलावा छात्र, किसान, मजदूर और आम लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही सीजीआई को भी पत्र लिखा गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में चल रहे अवकाश के दौरान अवकाश पीठों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है। ये सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक जनमत को स्वीकार नहीं कर लिया जाए, जिसके बाद ये साफ हो गया कि इस बार विपक्षी सत्ताधारी दल बीजेपी को कोई मौका देने वाला नहीं है। सिविल सोसाइटी की तरफ से चुनाव पर नजर रखी जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला और इसमें बीजेपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की गई है। तो क्या शिकायत की कांग्रेस ने बीजेपी के चुनाव आयोग से, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त होने वाला है। साइलेंस पीरियड में किसी भी दल या व्यक्ति को प्रचार की छूट नहीं होती है। ऐसे में सत्ताधारी दल को किसी तरह की छूट नहीं मिलनी चाहिए। इसे लेकर कांग्रेस आज चुनाव आयोग पहुंच गई। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आयोग के सामने 4 मांगे रखी हैं। सिंघवी ने कहा कि साइलेंस पीरियड शुरू होने के बाद किसी को भी प्रचार की छूट नहीं मिलनी चाहिए, चाहे बोलते हुए या फिर मौन रखते हुए। सिंघवी ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि पीएम मोदी 31 मई की शाम से कन्याकुमारी पहुंचकर मौन व्रत रख रहे हैं और इसका जमकर प्रचार किया जाएगा, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। अगर पीएम मोदी को मौन व्रत रखना है तो वो वोटिंग के 24 या 48 घंटे बाद वो इसे रख सकते हैं। अगर उन्हें 31 मई को ही इसे रखना है तो फिर चुनाव आयोग निर्देश दे कि पीएम मोदी के मौन व्रत का प्रसारण किसी भी माध्यम से, चाहे वो प्रिंट हो या फिर दूसरा माध्यम, उसके जरिए नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं, जिससे सांप्रदायिक टकराव पैदा करने की कोशिश हो रही है। 75 साल की संसदीय राजनीति में किसी भी सत्ताधारी दल या विपक्षी दल ने इस तरह का प्रचार नहीं किया है जैसा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। कांग्रेस ने राहुल गांधी के एक फेक वीडियो जिसे बीजेपी नेताओं और समर्थकों की तरफ से वायरल किया जा रहा है, उस पर भी एक्शन लेने की मांग की है। ओरिजिनल वीडियो में राहुल गांधी मोदी सरकार की विदाई की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें छेड़खानी कर मोदी सरकार की वापसी की बात कहते हुए दिखाया गया है। कांग्रेस ने मांग की है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो। इसके साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर भी आयोग को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई है। कांग्रेस ने शर्मा के एक बयान का हवाला भी दिया है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि 300 सीट मिली तो अयोध्या में मंदिर बना, 400 सीट मिली तो एबीसी मस्जिद को हटा दिया जाएगा। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। तो दूसरी तरफ टीएमसी ने जरूर बीजेपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। बीजेपी को लीगल नोटिस भेजा गया है, निशाने पर चुनाव आयोग भी आ गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ कोर्ट से उसे एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी अब कोर्ट की अवमानना के आरोपों से भी घिरती जा रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी समेत चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उन पर कोर्ट के आदेश के अवमानना के आरोप लगाए हैं। दरअसल ये मामला बीजेपी के विज्ञापनों से जुड़ा हुआ है। चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी ने सोशल मीडिया पर टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन पोस्ट किए थे, जिसे लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को खरी खरी सुना दी। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग में दर्ज शिकायतों को लेकर उसके उदासीन रवैये पर सवाल उठाए थे और साथ ही बीजेपी के इन विज्ञापनों को अपमानजनक बताते हुए इन पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगी। कोर्ट ने भी इन विज्ञापनों को अपमानजनक बताया, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद बीजेपी ने इन विज्ञापनों के प्रकाशन को नहीं रोका, जिसे लेकर टीएमसी ने अब बीजेपी को लीगल नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही टीएमसी ने मामले में चुनाव आयोग के रुख पर भी सवाल उठाए हैं और एक नोटिस आयोग के नाम पर भी जारी किया, जिसके बाद मामले में सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है और चुनाव के बीच बीजेपी अपनी मनमानी की बदौलत कानूनी पचड़े में फंसती हुई नजर आ रही है।
विज्ञापन को लेकर बीजेपी बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। जल्द ही उसके खिलाफ लीगल एक्शन शुरू हो जाएगा। तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि उन्हें जल्द ही राहत मिल जाएगी, लेकिन अब इस राहत के लिए केजरीवाल का इंतजार कुछ लंबा होता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। केजरीवाल की तरफ से मेडिकल रिपोर्ट और स्वास्थ्य जांच का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़वाने की अपील की गई थी। केजरीवाल को जमानत 1 जून तक के लिए ही मिली है, इसलिए तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने सुनवाई की, लेकिन साफ कर दिया कि इस मामले में फैसला सीजेआई करेंगे। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने साफ कर दिया था कि सीजेआई ही इस पर कोई फैसला करेंगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से इसे लेकर कोशिश भी शुरू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। आपको उम्मीद थी कि सीजेआई जल्द ही याचिका पर फैसला लेंगे, लेकिन याचिका सीजेआई के पास पहुंच ही नहीं पाई और खारिज कर दी गई। जी हां, केजरीवाल की तरफ से सीजेआई से अनुरोध किया जा रहा था कि वो उनकी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ा दे, लेकिन याचिका सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से ही खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी थी, इसलिए आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकती। वैसे केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नियमित जमानत की याचिका नहीं दी गई थी, बल्कि अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने के लिए याचिका लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इसे भी खारिज कर दिया। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा। वैसे केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को लेकर जो याचिका लगाई थी उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुनाने वाला है, जिसमें उन्हें जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा होता दिखाई दे रहा है। वो बुरी तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव के बीच तेलंगाना में बीआरएस गंभीर संकट में फंसती हुई नजर आ रही है। फोन टैपिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। मामले में गिरफ्तार पूर्व डीसीपी पी राधाकिशन राव ने बीआरएस सरकार के कार्यकाल के दौरान फोन टैपिंग मामले में संलिप्तता कबूल कर ली है। बताया जा रहा है कि अपने बयान में राधाकिशन ने यह कबूल किया कि उन्होंने तत्कालीन एसआईबी प्रमुख टी प्रभाकर राव के निर्देश पर राजनेताओं के फोन टैप किए हैं। बताते चले कि के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में बीआरएस सरकार के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण लोगों के, राजनेताओं के, पत्रकारों के फोन टैप किए गए। राधाकिशन ने कहा कि इन राजनेताओं पर व्हाट्सएप और अन्य इंटरनेट कॉल से भी निगरानी की गई थी। राव ने पुलिस को बताया कि जो लोग के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस सरकार की आलोचना करते हैं या जिन्हें पार्टी के लिए खतरा माना जाता है, उनकी जासूसी की जाती है। पूर्व डीसीपी ने माना कि वो अपने पदों का दुरुपयोग करके निजी व्यक्तियों की प्रोफाइल बनाकर अवैध रूप से निगरानी करने की साजिश में संलिप्त थे। दरअसल मामले में गिरफ्तार पुलिस अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उनके परिवारजनों और करीबियों के अलावा कई अन्य लोगों के फोन टैप किए थे और चुनाव में बीआरएस सरकार की हार पर उन्होंने हार्ड डिस्क, कंप्यूटर और अन्य चीजें जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में थी उसको भी नष्ट कर दिया था। मामले में इस खुलासे ने बीआरएस को बड़े संकट में डाल दिया है। बहरहाल मामले में पुलिस की जांच अभी भी जारी है। तेलंगाना में फोन टेपिंग मामले में खुलासा होने के बाद बीआरएस बुरी तरह से फंस चुकी है, जिससे बीआरएस की नींद उड़ी हुई है। केसीआर की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी तरफ 4 साल से जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम को आज बड़ी राहत मिली है। तो क्या है खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में हुए सांप्रदायिक टकराव से जुड़े मामले को लेकर जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्जील की जमानत को मंजूरी दे दी है। शर्जील को दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण को लेकर यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। शर्जील पर आरोप था कि उन्होंने अपने भाषण में लोगों को देश के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाया था। दरअसल 2019 में सीए लागू करने की सरकार की घोषणा के बाद देश के अलग अलग कोने से विरोध के स्वर उठे, लोग सड़कों पर उतर आए। दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं का आंदोलन भी काफी चर्चित रहा। इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इसी कड़ी में दिसंबर 2019 में जामिया नगर इलाके में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हो गया था, जिसे लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई थी।
आरोपों के तहत शर्जील इमाम ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भाषण दिया, जहां उसने असम और शेष पूर्वोत्तर को देश से काटने की धमकी दी थी। शर्जील ने फरवरी में देश की कड़कर डूमा कोर्ट में जमानत के लिए अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी मांग खारिज कर दी थी, जिसके बाद शर्जील ने हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। शर्जील ने दावा किया कि वो पिछले 4 वर्षों से हिरासत में है और यूएपीए की धारा 13 के तहत अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा 7 वर्ष है। वहीं सीआरपीसी की धारा 436A के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने सजा की आधी अवधि जेल में काट ली हो तो उसे रिहा किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्जील की अपील मंजूर कर ली। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इन दिनों ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ था। अब गर्मी भी देखिए इस बार किस तरह की पड़ी कि पारा 52 डिग्री सेल्सियस तक पार कर चुका है। एसी पंखे से बदतर हालत में चल रहे हैं। बैकअप सोसाइटियों में नाम मात्र को हो रहा है और लोड नहीं लिया जा रहा है। तो कल से खैर मानसून जो है अब केरल में आ चुका है और वो अब ठंडक धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचाएगा, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है, इसलिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।